अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स एंजाइटी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जिसे हम पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने बात कर रहे थे कि पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि कितनी जगह एटम ऑक्यूपाई कर रहा है किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में और कितनी जगह अनऑक्यूपाइड है, उसे हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हैं कि कितनी जगह पैक्ड है और कितनी जगह अनपैक्ड, यानी कि स्पेस नज़र आ रही है हमें किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में, किसी भी सॉलिड मटेरियल में। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम एससी के बारे में बात कर चुके हैं, उसकी डेरिवेशन सॉल्व कर चुके हैं पैकिंग फ्रैक्शन निकालने की, जो कि सिंपल क्यूबिक सेल होता है। आज हम बात करने वाले हैं एफसी के बारे में, एफसीसी के बारे में। ठीक है, जो कि होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में हमारे पास एक यूनिट सेल को अगर मैं कंसीडर करूँ तो वो इस तरह से आपको व्यू होता हुआ नज़र आएगा। फिगर 1 की बात करें तो फिगर 1 में मैंने आपको एक पूरे यूनिट सेल बना के दिखाया है, जिसमें आपको कॉर्नर्स के एटम्स नज़र आ रहे हैं, जो नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स एटम होते हैं, जो कि हमारे पास 8 हैं। और अगर हर एक फेस पे, मतलब कि हर एक प्लेन पे, क्यूब के जितने भी साइड्स हैं, साइड के प्लेन पे आपको हर एक के सेंटर पे एक एटम नज़र आ रहा होगा। जैसे कि अगर ये मेरे पास एक प्लेन है तो इसके ऊपर मेरे पास सेंटर पे एक एटम नज़र आ रहा है, ये साइड के एक प्लेन पे मुझे एक सेंटर्ड एटम नज़र आ रहा है, इस साइड को अगर व्यू करूँ तो इसके सेंटर पे एक एटम नज़र आ रहा है। इसी तरह बॉटम की इस प्लेन पे मुझे एक सेंटर पॉइंट नज़र आ रहा है, एंड देन इस कॉर्नर के भी यहाँ पर मुझे एक सेंटर एटम नज़र आ रहा है, और यहाँ फ्रंट की प्लेन पे भी मुझे एक सेंटर एटम दिखाई दे रहा है। तो ये सारे एटम सेंटर एटम मिलके कितने बन रहे हैं? 6 सेंटर एटम्स बन रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल हैज़ 8 कॉर्नर एटम्स एंड 6 सेंटर्ड एटम। इसके पास नंबर ऑफ़ कॉर्नर एटम कितने होते हैं? 8 होते हैं, और नंबर ऑफ़ फेस एटम्स कितने होते हैं? 6 एटम्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके किसी भी एक फ्रंट या किसी भी एक प्लेन की बात करूं, एक प्लेन को कंसीडर करूं, तो मेरे पास कुछ इस तरह की इमेज आपको दिखाई देगी कि इसमें ये जो कॉर्नर एटम है 4, आपको ये व्यू हो रहा है। ठीक है, और एक इसका जो फ्रंट एटम है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी सॉलिड स्टेट मटेरियल इस तरह का तो नहीं होता ना कि इसमें इतनी जगह ऑक्यूपाई हो। ये तो आपको एक फिगर बना के आपको समझाने के लिए बताई गई। लेकिन अगर हम इसी को एक सॉलिड मटेरियल में देखें, अगर व्यू करें, तो मुझे कुछ इस तरह की फॉर्मेशन नज़र आएगी कि ये एटम्स आपस में मिले में सही है, जॉइन है। ये मेरे पास सेंटर्ड एटम नज़र आ रहा है, जो कि मैंने रेड से डिनोट किया है, और यहाँ मुझे कॉर्नर एटम्स नज़र आ रहे हैं, जो कि ग्रीन से डिनोट है। ठीक है, और ये मेरे पास एक क्यूब का मुझे एक फ्रंट पार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें कंसीडर कर लूँ किसी एक ट्राइंगल को, ठीक है, इसमें क्योंकि मुझे एरिया निकालना है और लेंथ वगैरह, तो अगर मैं लेट कर लेती हूँ इस यहाँ से यहाँ के एक जो यूनिट सेल के जो लेंथ है, ये मेरे पास ए है। ठीक है, मैंने इसे ए डिनोट कर लिया, इसे मैंने ए से डिनोट किया। अब अगर मैं यहाँ से इसका व्यू करूँ, अगर इसके डायगोनल पे जाऊँ और यहाँ से इसके डायगोनल को व्यू करूँ, तो यहाँ मेरे पास यहाँ से यहाँ तक सेंटर से एक स्फेयर के सेंटर से स्फेयर तक का एरिया कितना हो जाता है? आर हो जाता है। रेडियस आर मैंने लेट कर लिया, और यहाँ से यहाँ के सेंटर को भी आर डिनोट कर दिया। ठीक है, अगर मैं लेट कर रही हूँ कि इसके सेंटर से स्फेयर आर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर है, तो ये मेरे पास पूरा एक स्फेयर बन रहा है। इसके पूरे एक डायमीटर कितने का हो जाएगा? 2r का हो जाएगा। ठीक है, तो r 2r और r कितना हो जाएगा मेरे पास? 4r। ये जो मेरे पास पूरी लेंथ है, इसकी जो पूरी लेंथ है इस लाइन की, ये मेरे पास 4r के बराबर हो जाएगी। ये जो डायगोनल है मेरे पास, ये 4r का हो गया, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो भी डिस्टेंस a होगा, क्योंकि ये क्यूब है। क्यूब के हर एक साइड की लेंथ बराबर होती है, तो मैंने इसे भी a कंसीडर कर लिया, इसे भी a कंसीडर कर लिया, और यहाँ मेरे पास ये जो डायगोनल बन रहा है, इसे मैंने 4r कह दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से मैं या तो ए की वैल्यू निकाल लेती हूँ, या तो मैं आर की वैल्यू निकाल लेती हूँ। दोनों से मैं इसके एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकती हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मैं आर या ए में से कोई भी आपकी चॉइस है कि आर निकालें या फिर ए की वैल्यू निकालें, मैं आर की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है,
अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम मुझे ये कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4r हो गया, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं इसे बेस कंसीडर कर लेती हूँ और इसे परपेंडिकुलर, दोनों सेम है, कोई इशू नहीं होगा, तो मैं इसे बेस कंसीडर कर लेती हूँ, इसे परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेती हूँ। ये मेरे पास सबसे बड़ी जो साइड है वो मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। तो 4r का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 16r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 16 को उधर ले जाती हूँ। ठीक है, r स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर अपॉन 16। अब अगर मुझे सिर्फ r की वैल्यू निकालनी है और मेरे पास r स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल सी बात है कि मैं रूट ले लूँगी, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो मेरे पास ये बन जाएगा r अंडर रूट 2a अपॉन 4। ठीक है, ये मेरे पास r की वैल्यू निकल गई। यहाँ से मैंने इसके r की वैल्यू निकाल दी। अब ये क्यों निकाली है ये अभी आपको आगे समझ आ जाएगा कि ये ईजीएस्ट वे हो जाएगा मेरे पास। अगर मैं जब इनकी वैल्यूज़ को पुट करूँगी APF के फॉर्मूले में, तो मेरे पास ये इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो अननोन चीज़ें हैं, एक को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हमने ऐसे ही किया। नेक्स्ट बात आती है नंबर ऑफ़ एटम्स। नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ़ एटम्स आपको पता है कि कॉर्नर्स के एटम्स कितने हैं हमारे पास? 8 एटम्स हैं, और हर एक एटम किसी भी एक यूनिट सेल पे कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। तो मैं 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे। देन प्लस करूँगी सेंटर एटम को भी। सेंटर एटम कितना है? अगर मैं एक प्लेन की बात करूँ तो वो उसमें हाफ कंट्रीब्यूट करेगा, एक एटम अपना हाफ कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन कितने नंबर ऑफ सेंटर एटम है? कितने हैं मेरे पास? 6 एटम्स हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 + 3 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। मेरे पास नंबर ऑफ एटम कितने हो गए एक यूनिट सेल के? वो मेरे पास बन रहे हैं 4। देन मैं अगर आ जाऊँ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगेन मेरे पास क्यूब है। तो मेरे पास अगर मैंने लेट किया है इसके लेंथ को a, इस एक पूरे डिस्टेंस को a कंसिडर किया, तो मैं इसमें यहाँ a क्यूब लिखूँगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम एज अ स्फीयर हम वो कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं एटम को। तो मैं इसके वॉल्यूम को, हमें पता है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। ठीक है, तो ये मेरे पास तीनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई। इसे हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला आपको याद होगा कि हमने फॉर्मूला इसका APF का फॉर्मूला पहले से ही पढ़ा हुआ है, जिसमें हमें नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर हम इसे इस तरह से कैलकुलेट करें तो हमारे पास APF फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करते हैं, APF पे वैल्यू पुट करें अगर, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल अभी अभी हमने फाइंड आउट किया 4 है। मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। वॉल्यूम ऑफ ईच एटम हमारे पास कितना था? 4/3 πr³ अपॉन, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है a का क्यूब। ठीक है, अगर मैं यहाँ r की वैल्यू को रिप्लेस कर दूँ, जो कि हमने पहले फाइंड आउट की थी, अगर मैं r की वैल्यू को इस r की वैल्यू से रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास ईजी हो जाएगा उस डेरिवेशन को सॉल्व करना। तो हम ऐसे ही करते हैं, r की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई, r की वैल्यू है मेरे पास √2/4 a का होल क्यूब अपॉन a का क्यूब। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.74। इसे सॉल्व करने के बाद वैल्यू 0.74 आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्यूब लग रहा है, 4 का क्यूब लेंगे, देन इसके ऊपर क्यूब अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका 4 मल्टीप्लाई बाय ये 4 और ये 4
इससे ये वाली जो चीज़ें कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगी। देन आपके पास जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो आएगी 0.74। जब आप इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करवाएंगे तो आपके पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 74%। यानी कि जब हमारे पास फेस सेंटर पे कोई भी एक एटम मौजूद हो तो उसके पास जो उसकी ऑक्यूपाई स्पेस होती है वो 74% हो जाती है, ठीक है। पहले हमने देखा था कि सिंपल क्यूबिक सेल में हमारे पास 52% जो है ऑक्यूपाइड स्पेस था, 48% हमारे पास क्या थे, अनऑक्यूपाइड स्पेस था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जगह थी हमारे पास बाकी एटम्स के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर 74% जो है हमारे पास ऑक्यूपाइड स्पेस है, मतलब कि काफ़ी हार्ड सॉलिड होगा, ठीक है। एंड देन अगर मैं इसमें से अनऑक्यूपाइड स्पेस निकालूँ तो 100 माइनस 74% विच इज़ 26%। 26% हमारे पास अनऑक्यूपाइड स्पेस है, यानी कि ऑक्यूपाइड स्पेस मेरे पास 74% है और अनऑक्यूपाइड स्पेस मेरे पास 26% है। अच्छा, इस अनऑक्यूपाइड स्पेस पे जहाँ पर खाली जगह होती है, यानी कि एटम के स्पेस मौजूद होती है, उसे हम वॉइड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं द एम्प्टी स्पेस इन विच एटम्स डजंट एग्जिस्ट इज नोन एज वॉइड्स। आप इस अनऑक्यूपाइड स्पेस को वॉइड्स का नाम भी दे सकते हैं। किसी भी एम्प्टी स्पेस जहाँ पे हमारे पास किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे या किसी भी लैटिस या यूनिट सेल आप कह सकते हैं, उसमें जितने भी हमारे पास खाली जगह होती है उसे हम वॉइड्स का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। ये इसके लिए अलग से डिनोट करते हैं। सो आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और आपको समझ आ गई हो, इसमें जो हमने डेरिवेशन की FCC की वो आपको अच्छे से समझ आ गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम BCC के बारे में, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में डिटेल में बात करेंगे और उसकी डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।